ठीक है। तो आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे पुरानी बुक में थर्ड चैप्टर है सॉलिड स्टेट को लेके, और जैसे अगर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर हट जाता है तो इसे सेकंड चैप्टर मान सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो नाम से ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है और केमिस्ट्री मतलब जानते ही आप। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जहां भी पार्टिसिपेट होता है उस चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जहां भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट हो जाता है। और दूसरा केमिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, जहां पे केमिकल चेंज होता है उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे जो भी चेंज होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच में पढ़ा जाता है। मतलब इस जो केमिस्ट्री या इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आपका केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल चेंज हो, यही चीज इस चैप्टर में हमको जानकारी मिलेगी और इसी चीज के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। चलिए ठीक है। तो ये तो हमने इस टर्म को तोड़ के आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। अब हम जैसे जो डिफिनीशन है जो किताबों में लिखी रहती है वो डिफिनीशन आपको बताने चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखी है डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction। तो इसमें ये कहा गया है कि द ब्रांच ऑफ साइंस की वो शाखा जो स्टडी करती है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होने से बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको आपको कराने के लिए अलग से एनर्जी देनी नहीं पड़ती। अगर दो रिएक्टेंट को आप एक साथ रख दीजिए तो वो अपने आप रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन है जो अपने आप रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करने लग जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है वो भी इसमें पढ़ा जाता है। और दूसरा इस तरह का है इसमें, एंड केमिकल रिएक्शन एंड the use of electrical energy and the use of electrical energy to bring about non spontaneous chemical transformation। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन अपने आप से नहीं होते उनको आपको करवाने के लिए कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। जैसे कि आप ले लीजिए पेट्रोल ले लीजिए, तो पेट्रोल अपने आप से नहीं बर्न करेगा, उसे बर्न कराने के लिए आपको एक टिशन टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी वो बर्न करेगा। उसके बाद उसके साथ ऑक्सीजन भी होनी चाहिए तभी पेट्रोल के साथ वो बर्न करेगा पेट्रोल को। तो ठीक है। तो इसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस टर्म आया है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन जो अपने आप से नहीं होती जिसको कराने के लिए हमको अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके हम ऐसे रिएक्शन कुछ करवा सकते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब जैसे आपके पास इसे आप अच्छी तरह से मतलब इस चैप्टर में आपको कुल मिला के ये समझना है, दो ही चीजें इस चैप्टर में पूरे जितना भी चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे उसमें केवल ये दो चीजें होंगी कि किसी केमिकल रिएक्शन को करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा दें। कोई केमिकल रिएक्शन, दो रिएक्टेंट है आपके पास, दोनों रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाइए और रिएक्शन कराने के बाद एक प्रोडक्ट बनाइए, वो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी मिले। तो इस तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। या दूसरे रिएक्शन ऐसे पढ़ेंगे जो सचमुच में अपने आप से नहीं होती, मगर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाइए, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से होता है। तो जो अपने आप से नहीं होती मगर जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ऐसी रिएक्शन हो जाती है। जैसे आपको मालूम है कि वाटर H2O होता है, H2O को अगर आप चाहें कि हाइड्रोजन उससे अलग हो जाए, ऑक्सीजन उससे अलग हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, अपने आप से नहीं होगा। अब आप अलग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें, उसे एसिडिफाइड कर दें वाटर को, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं, एनोड लगाएं, कैथोड लगाएं, तो हाइड्रोजन अलग रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग रिलीज हो जाएगी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मगर हो किसकी वजह से गया, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप से नहीं होती, मगर हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से के देने के बाद ये नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट इस तरह से कर पाएंगे। जो आपके पास बैटरी होती है, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है, जैसे आप लोगों के मोबाइल में भी बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, तो उसे एक बार चार्ज करते हैं, एक बार वो डिस्चार्ज होती है। तो ये कैसे होता है, तो जो मोबाइल में आपकी बैटरी लगी रहती है उसके अंदर एक केमिकल भरा रहता है, तो जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो आपका मोबाइल यूज कर लेता है। चलिए ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उसे आपने यूज कर लिया जिससे आपका मोबाइल चल गया।
चलिए ठीक है, अब वो धीरे धीरे जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो फिर हम उसे चार्जिंग में लगा देते हैं। तो चार्जिंग में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ था, जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ था, मान लेते हैं आपके पास H2 था और O2 था और वो आपका जुड़ के H2O बना लिया। अब ये बैलेंस नहीं है, हाफ लगा देते हैं, मान लीजिए H2O बना लिया इसने। तो ये तो चीज कंपाउंड बन गया, ये केमिकल रिएक्शन हुआ और इसके साथ मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। ये तो इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिया और ये कंपाउंड बन गया। अब जब आप फिर से इसे चार्जिंग में लगाते हैं, फिर से चार्जिंग में लगाते हैं, तो वापस ये इसमें टूट जाता है, फिर से ये ऑक्सीजन में टूट जाएगा और फिर से ये हाइड्रोजन में टूट जाएगा। अब ये चीज जो है ये अपने आप से नहीं होती। हाँ, जब आपने ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और इसको आपस में जोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो ये रिएक्शन फिर से वापस इस डायरेक्शन में चला गया। अब ये रिएक्शन फिर से वापस इस डायरेक्शन में चला गया, तो आपको फिर से वही H2 और फिर से वही O2 मिल गया। अब ये H2O2 फिर से रिएक्ट करेगा और फिर से बनाएगा और फिर से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। तो कुल मिला के जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या जो भी आपकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, वही चीज इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। तो इस चीज से आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आगे हमारी बैटरी किस तरह से काम करती है, इन्वर्टर की बैटरी किस हिसाब से काम करती है, रिचार्जेबल बैटरियां किस तरह से काम करती है। बहुत सारी बैटरियां ऐसी होती हैं, जैसे टॉर्च के सेल में जो आप लगाते हैं, जो बैटरी ऐसी होती है वो रिचार्ज नहीं होती, तो उसमें एक बार ये दोनों केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर दिए, ठीक है, एक बार ये बन गया, मगर जो कंपाउंड बन जाता है वो वापस इलेक्ट्रॉन लेके फिर से इसमें नहीं कन्वर्ट हो पाता, तो वो दोबारा चार्ज या दोबारा रीयूजेबल नहीं होती। और जिनमें ये प्रोसेस फिर से इलेक्ट्रॉन लेके फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसे रीयूजेबल कहा जाता है। तो इस चैप्टर में आप यही चीज के बारे में पढ़ेंगे और यही पूरा इसी तरह की केमिकल रिएक्शन पूरे के पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ा इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो अभी इसमें हम चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें क्या बेसिस होती है, किस तरह से रिएक्शन होता है। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब सब लोग क्लास 11 में जानते ही होंगे कि RED से हो जाता है रिडक्शन और OH से ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब थोड़ा बहुत रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी आप रिएक्शन पढ़ेंगे, जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे, जितने फॉर्मूले यूज होंगे, सब में यही रिडॉक्स रिएक्शन वाले ही छोटे मोटे टर्म आएंगे आपके। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडेशन। चलिए, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, कोई भी कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा। हाँ, कोई ऐसा हो उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ, तो कोई चीज, कोई एलिमेंट हो, कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई कंपाउंड हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी चीज को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो जब कोई चीज, अच्छा इससे पहले समझ लीजिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दूसरा रिडक्शन कहा जाता है इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी चीज है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे देखिए, NaCl। तो आप सोडियम कहीं से सॉलिड ले आइए, चलिए ठीक है, सोडियम सॉलिड होता ही है, क्लोरीन गैस होती है, Cl2 गैस। अब इन दोनों को आपस में आप मिक्स करवाइए, ठीक है, तो हीट डेवलप होगी और उसके साथ ये सबको मालूम है कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा, NaCl सॉलिड। चलिए ठीक है, 2 NaCl। तो यहाँ पे हुआ क्या है सचमुच में, ये जो सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जैसे इसमें देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब सोडियम ने क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार है, इस वजह से सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में कन्वर्ट हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाएगा। अब यहीं पे आपका क्लोरीन है, मान लेते हैं Cl-। अब Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने Cl से Cl- में कन्वर्ट हुआ और Na जो है वो Na से Na+ कन्वर्ट हुआ। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका ऑक्सीडेशन, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका रिडक्शन। मगर ये अकेले कभी नहीं होता। सोडियम अपने आप से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने लग जाएगा और क्लोरीन अपने आप से इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं लग जाएगा। कोई लूज करने वाला होना चाहिए, कोई गेन करने वाला होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होता है। तो इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं
तो रिडक्शन रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ते, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ते, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे जब जैसे ऑक्सीडेशन के इसमें लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई ना कोई उसे गेन करेगा, और जो गेन करेगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये रिड्यूस कराने के काम में आता है, जिसका ऑक्सीडाइजेशन होता है वो किसी को रिड्यूस कराने के काम में आता है, या इसे रिडक्टेंट भी कहा जाता है। उसी तरह से जहां पे रिडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है या ऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो ये छोटे मोटे टर्म है, 11th में आपने पढ़ा होगा, और एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये क्लास 10th में भी आप जानते होंगे कि ऐसे आप एक कॉपर सल्फेट का कंटेनर ले लीजिए, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब ये ब्लू कलर का होता है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें सबको मालूम है कि कॉपर जो होगा वो Cu2+ और सल्फर जो ये सल्फेट है ये SO4 2- के फॉर्म में होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में इस तरह से है ये लोग। अब इसमें आपने जिंक रॉड लेके आ गए, जिंक रॉड जानते होंगे सिल्वर कलर की होती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू कलर का है और ये सिल्वर कलर की, तो अब इसके अंदर एक रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटाने की कोशिश करेगा, कॉपर को हटाने की कोशिश करेगा और खुद यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हटेगा कैसे, तो जिंक जो है वो Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब कुल मिला के जिंक जैसे है, जिंक वो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये ऑक्सीडाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसने लिए, ये आपके कॉपर ने लिए। जो कॉपर किस तरह था, Cu2+ के फॉर्म में था कॉपर सल्फेट में, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन पाए और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आप कभी भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे जिंक की रॉड है वो गलने लगेगी, कम होने लगेगी, पतली होने लगेगी। ठीक है, और ये जो आपका कॉपर है, कॉपर ये धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट होने लगेगा, Cu। कॉपर यहाँ पे, कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिंक की वजह से, तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा, नीचे डिपॉजिट होने लगेगा, और ये जिंक धीरे धीरे इसमें घुलने लगेगा। तो यहाँ पे इसका जो कलर ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट कलर या कलरलेस होने लगेगा। तो ये रिएक्शन में जो आपको वैसे दिख रहा है कि हाँ इसमें कलर चेंज हो रहा है, मगर सचमुच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा जब भी होता है तो वहां पे आपका क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज दिखाई गई है कि जिंक है, जिंक सॉलिड के फॉर्म में, कॉपर एक्वस सॉल्यूशन है, मान लेते हैं CuSO4 ये ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ Zn2+ में, और ये जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन पाके रिड्यूस हुआ और ये Cu में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, सही बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़े, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं रिडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन पाए तो यहाँ पे आपको लग रहा है रिडक्शन हो गया। चलिए ठीक है, उसी तरह से एग्जांपल के तौर पे अगर आप और देखना चाहते हैं तो एक एग्जांपल और है। अब ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसमें आप माचिस की तीली अगर ऊपर लगा दीजिए तो पॉप साउंड, पटपटाहट की आवाज होती है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा था, मगर ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो इसका बेस यही रिडॉक्स रिएक्शन है, या दूसरा केमिकल रिएक्टिविटी से आप कह सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, इस वजह से जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा HCl में से। या दूसरी तरफ से कहें कि जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो ये जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, ZnCl में कन्वर्ट हो गया, और ये सॉलिड के फॉर्म में हो गया, और ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाती है, जो कि आप रिएक्शन में देखते भी हैं। बहुत तेजी से बुदबुदाहट की तरह हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कलरलेस होती है। उसे टेस्ट करने के लिए आप कोई माचिस की तीली लगा दीजिए तो वो अपने आप बर्न करने लगेगी और पटपटाहट के साउंड के साथ बर्न करने लगेगी, तो ही आपको पता लगता है कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो इस चैप्टर में आपको ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बेसिस इसी तरह से है कि एक तरफ आप किसी चीज का सोल्यूशन लेंगे एक मेटल का, और दूसरी तरफ किसी दूसरे मेटल का सोल्यूशन लेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी के लिए। अब इसमें कुछ और टर्म आते हैं, तो जैसे मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये अभी आपको आगे बढ़ाते हैं।
तो ये जो मेन है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रिलेट करना है, इसको ज्यादा जानना है, क्योंकि जहां भी आप इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज होगा। चलिए ठीक है, तो अब इसके आगे के टर्म जो है लिखा है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ये एक बड़ा टर्म है, इसमें काफी सारी चीजें आएंगी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसे मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद देख लिखते हैं। ठीक, तो मेटालिक ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो इसमें काफी सारे टर्म आएंगे, ये बेसिक है थोड़ा सा, तो जैसे टर्म जो भी इलेक्ट्रिसिटी में टर्म आते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो टर्म आते हैं, तो उसे जानने के लिए मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब जैसे जानते होंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जानते हैं, तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में रोकता है, ठीक है। और कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कितने आसानी से इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन से पास हो सकती है, तो रेजिस्टेंस बताता है कितने मुश्किल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और कंडक्टेंस बताता है कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ठीक है, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो पहले हम मेटालिक कंडक्टेंस को लेते हैं। ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस मतलब नाम से ही पता लग रहा होगा कि मेटल के थ्रू कंडक्टेंस, तो जो तो मेटालिक कंडक्टर, जैसे आपके पास कोई मेटल है, मान लेते हैं कि ये आपकी कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड या कॉपर का तार है, कॉपर का, तो यहाँ पे इसके अंदर ये एटम होता है, एटम के अंदर छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन होती हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, जैसे ये एटम है, ये एटम है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री रहते हैं, मतलब पूरी तरह से फ्री नहीं रहते, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहते, मगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो थोड़ा फ्री रहते हैं, वो उतनी तरह से उतनी ज्यादा फोर्स से आपके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं रहते, तो थोड़ा सा उनके अंदर फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यही आपकी यहाँ पे अगर आपने पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को आप ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्शन होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पास होने देते, उसे कंडक्टर कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से पास नहीं होने देता उसे क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। अब कंडक्टर में आपके लगभग जितने भी मेटल होते हैं, मेटल होते हैं या एलॉय होते हैं, एलॉय ये सब जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं। अब जैसे निक्रोम एक एलॉय होता है, निक्रोम, तो ये जो आपका हीटर होता है, हीटर जो हीटिंग के लिए काम में आता है, तो उसमें ये यूज किया जाता है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से ये हीट डेवलप करता है और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाता है। ठीक है, तो मगर कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी लोगों से पास होती है, तो ये जो इस तरह के जो होते हैं तो इसमें मेटालिक कंडक्टर से पढ़ा जाता है। और दूसरी चीज जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो हाँ मेटल में आपको समझ में आ गया, या जो कंडक्टर इंसुलेटर आपको समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है उसे कंडक्टर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कराता, जैसे आपके पास ग्लास है, एयर है, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते, तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करते होंगे या बहुत ज्यादा फ्लो इसका रोकते होंगे, या इनका कंडक्टेंस बहुत कम होता होगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते होंगे, या इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते होंगे वो फ्री नहीं रहते होंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करा पाते, और इनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक थोड़ा सा नया टर्म है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे आपके पास एक नमक का टुकड़ा है, मान लेते हैं बड़ा नमक का टुकड़ा है NaCl का, NaCl, ठीक है, तो ये जो NaCl का बड़ा सा टुकड़ा है, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, यहाँ पे आपने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, और यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई एमीटर लगाया और जिसमें आपने मेजर किया तो कोई करंट मेजर नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये इंसुलेटर हो गया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही, एकदम सही बात है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें कब पास होगी, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगी, इसके अंदर जो आयन प्रोड्यूस होंगे Na+ और Cl-,
इसकी वजह से ये जो आयन का मूवमेंट है, आयन का मूवमेंट, जैसे ये यहाँ पे पॉजिटिव लगा है, यहाँ पे निगेटिव लगा है, तो ये निगेटिव वाला है ये इधर की तरफ भागेगा और ये जो पॉजिटिव वाला है इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और इस अट्रैक्शन की वजह से ये आयन मूव करने लगेंगे और आयन के मूव करने को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं पास होगी। अच्छा, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं पास होगी? क्योंकि ये जो Na+ और Cl- है एक दूसरे से फॉर्मली अट्रैक्टेड है, मूव नहीं कर सकता। अब जब आप इसको मॉल्टन स्टेट में आपने इसे गर्म किया, मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद ये मॉल्टन हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया NaCl। अब NaCl जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये जो Na है, Na+ और ये जो Cl- है, इन दोनों के बीच में काफी दूरी आ गई और काफी दूरी आ गई तो अब ये फ्री हो गए हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से फ्री हो गए हैं, तो ये जब आप पोटेंशियल लगाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये इस तरह से मूव करना चालू कर देंगे और जब ये मूव करना चालू कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। या अगर आप इन्हीं चीज को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें, ये आपका NaCl है, सबको मालूम है NaCl नमक है और ये आपका पानी है। अब पानी में जब आप NaCl को डालेंगे तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स होता है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल है Na+ और Cl- चार्ज पार्टिकल है, ये एक दूसरे को अलग करेगा, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गई, ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। अब तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों एक चीज नहीं है, अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, एक दूसरे से दूर हो गए। अब यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे ग्रेफाइट का ही लगाया है और यहाँ पे इसे ग्रेफाइट की रॉड लगाई है, तो आपको सिंपल मालूम है कि ये जो Na+ है ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये जो Na+ है ये निगेटिव की तरफ चला जाएगा और ये जो Cl- है ये पॉजिटिव की तरफ चलेगा। तो जो इस तरह का कंडक्टेंस होता है, इस तरह का कंडक्टेंस होता है जो मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में होता है, उसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो ये चीज इलेक्ट्रोलिसिस में आएगी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आएगी। अब इसमें बहुत सारे टर्म है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, फिर मोलर कंडक्टिविटी, तो वो सब हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में आपको बताएंगे।